हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल तैयारी एग्जाम की। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कक्षा 12वीं हिंदी के दिगंत भाग 2 से जो प्रतिपूर्ति आता है उसे तीसरा पार्ट है। इससे पहले हम 2 पार्ट की वीडियो बना चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में विजिट करके देख लेंगे, ठीक है। क्लास 12 प्लेलिस्ट बना हुआ है उसमें, नहीं तो हम आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देंगे, वहाँ से भी आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पे है पेशगी, जिनके लेखक हैं हेनरी लोपेज। तो इनका जन्म 1937 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु का जिक्र नहीं किया गया है, ठीक है। तो परीक्षा में भी इससे प्रश्न आपको नहीं आएंगे। तो देखिए, संपूर्ण पाठ का लाइन बाय लाइन हम लोग पढ़ के समाप्त करने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक देखें, ठीक है। देखिए, परीक्षा में जो प्रतिपूर्ति होता है, तीनों चैप्टर होते हैं, तीनों पार्ट होते हैं, सभी से 3 से 4 नंबर का प्रश्न ऑब्जेक्टिव में या फिर सब्जेक्टिव में आपसे पूछ देगा मिलाकर, ठीक है। तो वीडियो को अंत तक देखें। इससे पहले हम 2 पार्ट का वीडियो बना चुके हैं, ठीक है। तो आप लोग उसे भी ज़रूर से देख लें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी को एक बात बताना चाहते हैं। अगर आप लोग टेलीग्राम चैनल तैयारी एग्जाम के 12th ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो उसके लिए टेलीग्राम पे जाकर सर्च करेंगे तैयारी एग्जाम के 12th ग्रुप। जैसे ही सर्च करेंगे वहाँ पे हमारे चैनल का लोगो शो हो जाएगा, उस पर क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे पीडीएफ नोट्स और आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन प्रोवाइड किए जाते हैं। वहाँ से आप लोग पढ़ के परीक्षा में बहुत ही अच्छा नंबर ला सकते हैं, ठीक है। प्रीवियस 10 ईयर का क्वेश्चन बैंक का और गेस्ट पेपर का भी पीडीएफ सेंड किया गया है, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं, दिया गया है यहाँ पे पेशगी, ठीक है, जिनके लेखक हैं हेनरी लोपेज और इनका जन्म 1937 ईस्वी को हुआ था और इनका फोटो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या बताया जा रहा है इनके विषय में। अफ्रीकी देश कांगो में जन्मे हेनरी लोपेज हमारे समय के अत्यंत समर्थक लेखक हैं। वे कांगो के शिक्षा मंत्री, वित्त मंत्री एवं प्रधानमंत्री रह चुके हैं। वर्तमान में वे यूनेस्को में संस्कृति और संचार विभाग के महानिदेशक हैं, ठीक है। अति व्यस्त दिनचर्या और सक्रिय राजनीतिक जीवन के साथ साथ लोपेज ने अपने लेखकीय कर्म को भी उतनी ही गंभीरता से निभाया है। उनका लेखन विकसित या विकासशील दुनिया तथा अविकसित अफ्रीका के बीच की दूरी को दिखाता है। आगे है यहाँ पे, इस तरह उनका लेखन व केवल अफ्रीका बल्कि पूरी दुनिया की बृहत्तर आबादी, उसके जीवन और उसकी पीड़ा का रचनात्मक साक्ष्य बनकर प्रस्तुत होता है, ठीक है। और जो भी यहाँ पे दिया गया है ये सभी के बारे में आपको याद रखनी है, ठीक है, क्योंकि परीक्षा में इससे प्रश्न पूछ सकता है। अब देखिए, हम कहानी की ओर नज़र डालते हैं कि क्या क्या है। जल्दी से जल्दी हम देखने का प्रयास करेंगे। अच्छा नहीं है, छोटी बच्ची के मुंह बिचकाते हुए कहा, ठीक है। सॉरी, अच्छा नहीं है, छोटी बच्ची ने मुंह बिचकाते हुए कहा। एक छोटी बच्ची है वो कही, ठीक है। आगे यहाँ पे, हाँ है फ्रैंकवा, देखो। यह कहते हुए यह कहते हुए कारमेन ने खुद संतरे का एक चीरा मुंह में डाल लिया। फिर उसने आंखें मूंद ली। छोटी लड़की उसे स्थिर भाव से देखती रही। पूरा खा लो, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे दिया गया है, कारमेन ने उसे संतरे का चौथाई भाग दे दिया। ऐसा लगता जैसे पुरोहित अपने जन्मान को अर्पित कर रहा हो। लेकिन छोटी बच्ची ने गुस्सा से अपना मुंह फेर लिया। अब तक 7 बज चुके थे। कारमेन को काम निपटाने की जल्दी थी, क्योंकि वह मालकिन से अब तक नहीं पूछ पाई थी, ठीक है। आगे यहाँ पे दिया गया है, वो अधिक तेज आवाज में बोलने लगी और कठोर दिखने लगी। फ्रैंकवा, अब खाती हो या तुम्हारी माँ से जाकर बताऊं? पर बच्ची ने एक नहीं माना, ठीक है। उसके आगे है यहाँ पे, घर की मालकिन अपने पति के साथ बैठक में थी। वह ब्रिज खेलने के लिए आमंत्रित मित्रों का मनोरंजन कर रही थी। वह का पहले ही कई बार यहाँ पे दिया गया है, कारमेन को मना चुकी थी कि जब वह अपनी कंपनी में होती है तो उसे तंग नहीं करें। ऐसे में कारमेन भला यह साहस जुटा पाती कि उन लोगों को मौज मस्ती में खलल डाले। उसे फटकार सुनाने का डर नहीं था। वह मानती थी कि लोग ऊंची आवाज़ में बोलकर खुद का तनाव दूर करते हैं और चौकीदार फर्डिनांड के अनुसार, चूंकि मैडम का पति उसे पीटता था, ठीक है। और आगे है यहाँ पे,
वह अपना गुस्सा नौकरों पर उतारती थी। इसमें नाराज़गी क्यों? यहाँ पे शांत चित्त से इसे स्वीकार करना ही कहीं बेहतर था, लेकिन अपरिचितों एवं अन्य लोगों के सामने डांट सुनना थप्पड़ खाने से भी ज़्यादा बुरा था। इसलिए कारमेन ने रुकना मुनासिब समझा। आगे देखिए क्या है यहाँ पे। और फिर मैडम को एक बुरी आदत थी, वह बच्ची के साथ इस तरह बात करती मानो वह वयस्क हो। आगे यहाँ पे दिया गया है फ्रैंकवा, मेरी प्यारी बच्ची तुमने आज खाने में क्या लिया? और छोटी फ्रैंकवा एक एक कर सुनाती। उसे यह बताने में मज़ा आता कि उसने तो डेजर्ट में कुछ लिया ही नहीं, क्योंकि जो संतरे कारमेन ने दिए थे वे सड़े थे। और मैडम इस बात के लिए कारमेन को डांटती कि उसे बताया क्यों नहीं। ठीक है, आगे है यहाँ पे, वह भी खासकर तब जबकि उसने पहले ही चेतावनी दे रखी थी कि डेजर्ट के बिना बच्चों का आहार पूर्णतया संतुलित नहीं होता। आदि आदि आमतौर पर कारमेन इन सब बातों को गंभीरता से सुन लेती। उसके गांव एक उसके गांव एवं पूरे माकेले केले, ठीक है, माकेले केले में सिर्फ गांव का नाम क्या है, तो माकेले केले में सिर्फ इस बात की अहमियत थी कि बच्चे का पेट भर जाए और वह भूखा नहीं रहे। इसके अतिरिक्त यदि उन्हें संतुलित आहार की चिंता होती तो उसका कभी अंत नहीं होता। पर कारमेन को हरगिज भूलना नहीं चाहिए कि वह मालकिन से नहीं पूछ पाई थी। ठीक है, आगे यहाँ पे दिया गया है, उसके सामने सिर्फ एक चारा था, वही करना जो उसे खिलाने के लिए उसकी माँ करती थी। सो एक हाथ से उसने बच्चे का मुंह खोला और दूसरे से फल का वह टुकड़ा उसमें ठूस दिया। फ्रैंकवा चीख पड़ी। ठीक है, कोई भी बच्ची के मुंह में कोई ठूस देगा तो वो चीखेगी नहीं तो क्या करेगी, हंसेगी नहीं ना। तो देखिए, इसका अंदाजा तो था ही, वह चिल्लाती रही। गुस्से से उसका गला बैठ गया। गलियारे में टाइल से बने फर्श पर धम धम हथौड़े पीटने से आवाज़ आ रही थी। यह आवाज़ जो था मैडम के कदमों की थी, जो दौड़ी चली आई। कारमेन की जीत हुई। ठीक है, और देखिए यहाँ पे है, यहाँ क्या हो रहा है? मैडम वह नहीं खा मैडम वह नहीं खाना चाहती है। ओह, ज़बरदस्ती नहीं करो, बेचारी छोटी सी बच्ची। उसके लिए रेफ्रिजरेटर से कुछ अंगूर ला दो, उसे अंगूर पसंद है, मतलब फ्रिज से। ठीक है, आगे आता है यहाँ पे, मैडम ने छोटी बच्ची के सिर पर प्यार से हाथ फेरा और उसे कई बार चूम लिया। कारमेन यूरोपियन तरीके की डेजर्ट लेने चली गई। वह जब वह वापस आ रही थी तो मैडम ने उसकी मुलाकात हॉल में हो गई। ठीक है, मैडम से उसकी मुलाकात जो हॉल में हो गई, उसके मन की बात छेड़ ही दी। आगे देखें यहाँ पे, पर उसे लगा कि यह बहुत उचित अवसर नहीं था। फ्रैंकवा मज़े में अंगूर खा गई। अंगूर निश्चय ही अच्छे रहे होंगे, क्योंकि यह बातूनी लड़की चुपचाप शांत होकर उन्हें खा रही थी। उनका स्वाद जानने के लिए एक दिन कारमेन को कुछ अंगूर चुरा कर रखने ही होंगे। ठीक है, अब देखिए आगे यहाँ पे दिया गया है, छोटी लड़की खाने में व्यस्त रही और इस बीच कारमेन ने अपने गालों पर लुढ़क आए आंसुओं को पोंछ लिया। उसके दिल में इस बच्ची के लिए ममता भरी थी। कारमेन उसके साथ तब से थी जब वह सिर्फ 2 महीने की थी। व्यवहारतः उसने ही तो बच्ची को पाला था। फ्रैंकवा मैडम की बेटी थी। ठीक है, जो लड़की थी उसका नाम क्या था, तो फ्रैंकवा था। और ये बात आप सभी को याद रखनी है, फ्रैंकवा मैडम की बेटी थी तो उसकी भी। ठीक है, यहाँ तक कि यदि वह काम छोड़ भी दे या मैडम उसकी छुट्टी भी कर दे तो भी समय समय पर आकर फ्रैंकवा को बड़ी होते देखने से वह खुद को नहीं रोक पाएगी। आगे देखिए यहाँ पे दिया गया है, कारमेन उस पर आना 2 आना तक खर्च कर आई। जो पहला ज़माना का जो पैसा चलता था वो आना चलता था, 2 आना चलता था। हम लोग में तो अठन्नी चलता था। ठीक है, यानी कि 2006 से 5, 2000 से समझिए लगभग अठन्नी चलता था। अठन्नी 8 आना 1 रुपया। तो पहले आना 2 आना चलता था, तो उसी के समय में ये लिखा गया है।
ठीक है, खर्च कराई। फिर उसके कपड़े बदले और बिस्तर पर लिटा दिया। तब तक 7:30 बज चुके थे, रात हो चुकी थी। यहाँ पे माकेले केले पहुँचने के लिए उसे, ये क्या है तो माकेले केले एक गांव है, अब भी 1 घंटा चलना पड़ेगा। लेकिन फ्रैंकवा नहीं चाहती थी कि उसकी आया उसे छोड़ कर जाए। ठीक है, आगे है यहाँ पे वह झुंझला देने वाली अपनी जिद्दी आदत पर अड़ी रही। वह चाहती थी कि कारमेन उसे एक लोरी सुनाकर सुला दे। ओके, अब देखिए आगे यहाँ पे लिखा गया है, सो जा बच्ची सो जा, सो जा बच्ची सो जा। तो ये परीक्षा में प्रश्न पूछता है कि सो जा बच्ची सो जा, सो जा बच्ची सो जा, ये कहाँ से लिया गया है तो पेशगी से। ठीक है, हम ऑब्जेक्टिव ही करवा दिए हैं, अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो देख लेंगे। इसके बाद उसे दूसरा गाना होता। वैसे तो दूसरी लोरी सुनते सुनते बच्ची सो जाती, पर उस शाम 3 गानी पड़ी। ठीक है, कारमेन गाती रही पर उसका ध्यान कहीं और था। वह फ्रैंकवा के बारे में सोचती रही, जिसे वह अपनी संतान की तरह ही प्यार करती थी। वे दोनों एक ही उम्र के थे पर कितने भिन्न। फ्रैंकवा एकदम निडर थी। वह बेहिचक बड़े बुजुर्गों के साथ बात करती, नौकरों पर हुक्म चलाती और अभी से कपड़े पसंद करने में नाक भौं सिकोड़ती। ठीक है, यानी कि गुस्सा होती, जो भी हो, आजकल के बच्चे भी टैलेंटेड होते हैं, पर उसके बेटे हेक्टर की बोली नहीं फूटती। वह लजातु था पर अजनबियों से दूर रहता। अभी से उसकी आंखों में उदासी छाई थी। फिर भी दोनों बच्चे एक ही पीढ़ी के थे, एक ही भाषा बोलते, पर क्या वे एक दूसरे को समझ पाएंगे? कारमेन यह सब ईर्ष्यावश नहीं सोचती, पर वह इतना जरूर चाहती थी कि हेक्टर की अच्छी परवरिश हो। लेकिन यह कैसे संभव हो? समाज और मानव स्वभाव दोनों को बदलना होगा। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे दिया गया है, उस दिन काम पर जाने का उसका जरा भी दिल नहीं था। पूरी रात बेचारा छोटा सा बच्चा रोता रहा। उसके पेट में दर्द था, उसे दस्त लगा था। काम से कम 3 बार उल्टी आई थी। ठीक है, आगे यहाँ पे दिया गया है, पहली बार तो उसे कुछ आराम मिला था, लेकिन अंतिम बार पेट में मरोड़ पड़ता रहा, पर कुछ भी बाहर नहीं आया। बच्चे का दर्द एकदम झलक रहा था। उसे सांस लेने में कठिनाई हो रही थी और माथे पर पसीना आ गया था। वह तो बिल्कुल घबरा गई। पहले ही वह अपने 2 बच्चों को खो चुकी थी। बदहवासी में उसने उसी माहौल में सोई अपनी माँ को जगा ही दिया होता, पर उसने खुद को संभाला। ठीक है, आगे है यहाँ पे, उसे डर था कि माँ समय गवाए बिना उसे ओझा के पास ले जाएगी, जैसा कि पहले दोनों बच्चों के साथ हो चुका था और वे मर गए थे। फिर भी हर बार उसे अपनी आमदनी के बराबर चढ़वा देना पड़ा था। ठीक है, चढ़वा देना पड़ा था। आगे देखिए यहाँ पे, और उनकी मौत के बाद स्थिति तो बदतर हो गई थी। तांत्रिक ने तो बच्चों के मृत्यु का कारण उसे ही घोषित कर दिया। अपने माता पिता द्वारा चुने गए वर से शादी करने से वह 5 वर्षों तक इनकार करती रही थी। ठीक है, इतना ही नहीं, उसे एक के बाद एक आती बूढ़ियों का बकवास भी झेलना पड़ता, मानो बच्चों की मौत का गम कुछ कम हो। वह उसी बात को बार बार दोहराती और अपनी बात मनवाने के लिए दबाव देती। वह उस पर दबाव डालती कि या तो भगवान पूर्वज आत्माओं की मर्जी को स्वीकार करे, या फिर बेचारे बच्चों की नियति उसे किटोंगा फ्लेवियन से शादी कर लेना चाहिए, उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्या वह एक अच्छा सौदा नहीं था? सरकारी ड्राइवर की ड्यूटी के बाद वह खुद अपना मालिक था। यहाँ पे है क्वेज, यहाँ पे है क्वेज इंडो चाइना में उसकी 4 टैक्सियाँ चलती थी, एक दुकान एवं एक बार भी थे कि टोंगा उसका भार उठा लेगा, उसे और काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पर हाँ, उसे पहले से ही 2 बीवियाँ भी थी। ठीक है, उनमें से एक बिकांगो में थी तो दूसरी क्वेंज में बार चलाती थी। ठीक है, जो रात को जो बार डिस्को नहीं होता है उसे वो कहते हैं। तो देखिए आगे यहाँ पे दिया गया है, वह यह सब सोच रही थी कि इतने में उसके बेटे ने बुलाया।
वह उसकी चटाई पर सोना चाहता था। उसे अकेले में डर लगता था, क्या वह सुबह तक बचेगा? उसे बच्चे बीमार पड़ते हैं तो उनके माता पिता तुरंत फ़ोन उठाकर नंबर डायल करते हैं तथा सीधे डॉक्टर के पास पहुंच जाते हैं। डॉक्टर वह सब करता है जो आवश्यक होता है या उन्हें भरोसा दिलाता है, पर गरीब लोग नहीं। सबसे नज़दीक वाले दवा खाने रात में बंद रहते हैं और अस्पताल में जिस नर्स से पाला पड़ता है वह बदमिजाज होती है। वह हंगामा कर देती है क्योंकि लोग उसे नींद से उठाने की जुर्रत करते हैं। ठीक है, आगे यहाँ पे जहाँ तक किसी डॉक्टर के पास जाने का सवाल है, शहर के अच्छे भाग में रहने वाले लोग रात में किसी एरे गेरे के लिए दरवाज़ा भी तो नहीं खोलते। और फिर वह ख्याली पुलाव ही तो पका रही है। किसी प्राइवेट डॉक्टर ने दिखलाने में पैसे भी तो लगते हैं। आगे है यहाँ पे दिया गया है, आखिरकार सुबह होते होते बच्चा सो गया। जहाँ तक कारमेन का सवाल था, उसे उठकर काम पर जाना था। उसे प्रतिदिन यहाँ पे है माकेले केले से मिपला तक 2 घंटे अवध चलना पड़ता, चूँकि उसकी मालकिन उसे 7:30 से पहले पहुँचने को कहती। समय का अंदाज़ा आसानी से लगाया जा सकता। आगे है यहाँ पे, थकान के कारण वह बिस्तर में लेटी रहना नहीं चाहती थी। उस सुबह वह काम पर जाना भी तो नहीं चाहती थी। उसे अच्छा लगता यदि वह अस्पताल जाकर यह पता करती कि हेक्टर को दरअसल बीमारी क्या है। जब भी वह बीमार पड़ता, कारमेन उसे अकेले नहीं छोड़ना चाहती। उसका दिल बेचैन हो जाता। एक बार जब उसे वह काम पर ले गई तो मैडम ने साफ शब्दों में कह दिया कि उसे अपने बेटे को नहीं बल्कि फ्रैंकवा की देखभाल के लिए पैसा मिलता है। कारमेन को पता था कि उसकी माँ एवं अन्य महिला रिश्तेदार हेक्टर को डॉक्टर के पास ले जाएंगे। उसका कबीलाई परिवार बड़ा है, जहाँ किसी भी हाल में एक बच्चा कभी अकेला नहीं रहता है। ठीक है, पर फिर भी वह मानती थी कि बच्चों बच्चों की सबसे अच्छी परवरिश उसकी माँ के द्वारा होती है। ठीक है, अब आगे देखिए यहाँ पे दिया गया है, जिसे हमने जन्म दिया है, बीमारी की दशा में उसे ही हमारी सबसे अधिक आवश्यकता होती है। लेकिन उसने यदि अपना पूरा दिन बेटा को दे दिया होता तो काम से उसकी छुट्टियां कर दी जाती। तब वे क्या करती? पहले ही वह उस महीने में 2 बार छुट्टी कर चुकी थी। पहली बार वह सही में बीमार पड़ गई थी तथा बुखार में तपते हुए 2 दिन चटाई पर गुजारे थे। दूसरी छुट्टी एक शव यात्रा के लिए थी। मैडम बहुत गुस्सा हुई थी। कारमेन मैं पहले तो कारमेन बोली, मैं पहले ही बहुत झेल चुकी हूँ। मुझे जब भी ज़रूरत होती है तुम गायब हो जाती हो। ऐसा लगता है मानो जानबूझकर ऐसा करती हो। तुम उन्हीं दिनों घर बैठना पसंद करती हो जब मेरी योजनाएं तय होती है। उसके आगे देखिए, मेरी प्यारी देवी जी, अब मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ। तुमने इस महीने में यदि अब एक दिन भी छुट्टी की तो तुम्हें कहीं और काम ढूंढना होगा। ठीक है, यानी कि चेतावनी दी। अब देखिए आगे वह कैसे समझाए। कारमेन ने तो पूरी कोशिश की, पर गोरे लोग तो ये समझते हैं कि हम जब भी काम पर नहीं आते तो उसकी वजह होती है आलस। ठीक है, आगे यहाँ पे दिया गया है, हेक्टर के इतने बीमार होने के बावजूद वह आज काम पर आई। दोपहर में उसकी बहन ने यहाँ पे है कहलवा, ठीक है, कहलवा भेजा कि डॉक्टर ने कुछ दवाइयाँ लिखी है हमेशा की तरह। फिर वही बात, वह पैसे कहाँ से देगी? पर हेक्टर का ठीक होना ज़रूरी है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे है, मैं उस शाम कारमेन उस छोटी सी लड़की के लिए गा रही थी जिसके पास सब कुछ था। तो आइए देखते हैं क्या क्या था। उसके माता पिता जेंटलमैन एवं लेडीज के साथ ताश खेलने में मशगूल थे। ठीक है, यहाँ पे देखिए, फ्रैंकवा के सो जाने के बाद कारमेन रसोई में चली गई। मेहमानों की ब्रिज का खेल खत्म होने तक उसे प्रतीक्षा करनी थी। वह बूढ़े चौकीदार फर्डिनांड के साथ बात कर समय बिताने लगी। उसे ऐसा करना सामान्यतया अच्छा लगता था। इससे उसका दिल हल्का हो जाता था तथा चिंता कुछ कम हो जाती। वे अपने मालिकों
की खामियां एक दूसरे को सुनाते। फर्डिनांड आमतौर पर सुना आंखों देखी सुनाते वक्त मालिकों की नकल भी उतारता। कारमेन खूब हंसती, पर उस समय वह गुमसुम रही और फर्डिनांड ने उसे इस पर टोका भी था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दिया गया है क्या क्या हुआ था। तो मैडम आखिरकार रसोई में आई। कारमेन, तुम अभी तक गई नहीं? यह सबको कठिन घड़ी थी। मैडम, मुझे कुछ रुपए चाहिए। क्यों? रुपए तो मैंने 10 दिन पहले ही दे दिए थे। बेटा बीमार है, उसे दवाई चाहिए। लो जरा इनकी बात सुनो। अब मैं जन कल्याण कोष बन गई हूँ। इनके पति नहीं हैं, पर बच्चे हैं। उन बच्चों की देखभाल तो करती नहीं। और आगे देखिए यहाँ पे है, मैडम, गोरे लोगों का मानना है तो तुम्हारा बच्चा बीमार है, होगा ही। तुम मेरी बात जो नहीं सुनती। मैंने तुम्हें बार बार कहा है कि उसे सही ढंग से जरूर दिखलाओ। ठीक है, तुमने कभी ऐसा किया? तो नहीं मैडम, नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम्हारे सड़े पुराने मेनियक से उनका पेट भरना आसान जो है। ठीक है, आगे है यहाँ पे, कारमेन क्या जवाब देती? यह कहती कि मैडम द्वारा बनाया गया आहार देने का उसने प्रयास तो किया था, परंतु मैडम को इस बात का एहसास ही नहीं था कि कारमेन के मासिक तनख्वाह का 3 गुना वह अपने पति, बच्ची, स्वयं एवं अपनी बिल्ली को सिर्फ एक सप्ताह खिलाने पर खर्च करती है। यदि वह मैडम को यदि वह मैडम को यह बात कहती तो बदतमीजी के लिए उसे काम से हाथ धोना पड़ता। पर जो कुछ भी हो, शाम के इस वक्त मेरे पास पैसे बिल्कुल नहीं हैं। आगे यहाँ पे, तुम जंगली लोग कब यह समझोगे कि पैसा पेड़ पर नहीं उगता? तुम रुपयों का अलग अलग मद बनाकर उन्हें बचाना कब सीखोगी? ठीक है, तो आगे देखिए क्या होता है। और मैडम देर तक इसी तरह बोलती रही। कारमेन उसकी सब बात नहीं समझ पाई। दरअसल जब कोई तेजी से फ्रेंच बोलता है, तब मन ही मन अनुवाद करने के लिए उसे पर्याप्त समय नहीं मिल पाता और वह तालमेल नहीं रख पाती, केवल सिर हिलाई जाती है। इस बार भी उसने वही किया। शायद इसी से मैडम कुछ नरम पड़ी। जो भी हो, उसने कारमेन के कुछ एस्पिरिन दी और अगले दिन 500 फ्रैंक देने का वादा किया। आगे देखिए यहाँ पे है, आखिरकार बेचारी कारमेन वहाँ से चल पड़ी। यहाँ पे है, माकेले केले तक का पूरा सफ़र उसने पैदल तय किया। माकेले केले मिपला से दूर था। यह दूरी करीब उतनी ही थी जितनी कि उसके अपने गांव से, यहाँ पे पता नहीं क्या लिखा हुआ है, ठीक है, छोड़िए, स्कूल जहाँ वह पढ़ने जाती। रास्ते में सोचने के लिए उसके पास ढेर वक्त नहीं होता। आगे यहाँ पे दिया गया है, कारमेन दौड़ना चाहती। उसे लगता मानो हेक्टर को उनकी सख्त ज़रूरत थी, पर वह दौड़ नहीं पाती। रात भर सो नहीं पाई थी और फिर खाने में एक स्लाइस, यहाँ पे है, मेनियक के अलावा कहाँ कुछ लिया था। अचानक उसने महसूस किया कि हेक्टर उसे बुला रहा था। ठीक है, अब आगे देखिए यहाँ पे, बेचारा छोटा हेक्टर बड़ा होकर क्या वह मुझे चाहेगा? दोनों की जिंदगी के लिए पूरे दिन उसे अकेला छोड़ना मेरी मजबूरी ही तो है। शायद वह कोसे भी। मुझे भी पछतावा है कि मैंने उसे देखभाल के बिना इतनी देर छोड़ दिया। हाँ, मुझे गोरे लोगों की दवाई और उनकी साख में विश्वास है, लेकिन यदि माँ आज तो ओझा के पास जाने के लिए कहती है, मैं मना नहीं कर पाऊंगी। ठीक है, और देखिए यहाँ पे, और वह मैडम की कई बातों में खो गई। वे वाकई एक दूसरे को कभी नहीं समझेंगे। कारमेन अपने बच्चे की तुलना में मालकिन के साथ अधिक समय बिता चुकी थी। मैडम ने पूरे विश्वास के साथ अपनी बच्ची को कारमेन के जिम्मे लगा दिया था। ठीक है, फिर भी कारमेन मैडम की प्रतिक्रियाओं को नहीं जान पाई थी। कारमेन की दिमागी उथल पुथल भी तो मैडम की कल्पना से परे थी। अब देखिए आगे है यहाँ पे, वह तो नौकरानी की दुनियादारी की दिक्कतों से बिल्कुल बेखबर थी।
और यहाँ पे दिया गया है, एक गैर जिम्मेदार और अलहड़ औरत थी। ठीक है। उसके बाद है यहाँ पे, पता नहीं कैसे उम्मीद करती है कि 5,000 फ्रैंक प्रति माह में से कुछ बचत करूं। पिछले माह उन्होंने सिर्फ 4,000 फ्रैंक दिए। ठीक है। उसके बाद है यहाँ पे, विगत 6 महीनों से वह 500 फ्रैंक प्रति माह काट लेती है ताकि मैंने जो घड़ी खरीदी उसकी कीमत चुकाई जा सके। यह मेरी एकमात्र फिजूल खर्ची थी। इसके बाद बिरादरी के टोनटाइन में 1,000 फ्रैंक, माँ को 1,000 फ्रैंक और फिर महीने भर के लिए आई चाची एवं चचेरे भाई बहनों की यहाँ पे तीमारदारी के लिए 1,000 फ्रैंक। मेरे पास सिर्फ 1,000 फ्रैंक बचे और 1,000 फ्रैंक की क्या कीमत, मैडम खाने पर प्रतिदिन उतना खर्च देती है। ठीक है। आगे यहाँ पे दिया गया है, सड़क की मध्यम रोशनी में गाड़ियाँ गुजरती रही। ठीक है। सड़क के यहाँ पे मध्यम रोशनी में गाड़ियाँ गुजरती रही। सामने से आने वाली गाड़ियों की यहाँ पे हेडलाइट उसकी आंखों को चुंधिया जाती। पीछे से आने वाली गाड़ियों से टकराने से वह बाल बाल बचती, पर कोई भी उसे लिफ्ट देने के लिए नहीं रुकता। हालांकि वह भली भांति जानती थी कि उनमें कम से कम आधी गाड़ियों को उसकी तरह ही कोई काला चला रहा था। ठीक है। और आगे देखिए, पर आज के दौर में जिसकी जैसी मर्जी, ओह काश कल मैडम को दवा के लिए पैसा देना याद रहे। बीजा स्ट्रीट के नज़दीक आते ही रात की शांति को चीरती महिलाओं के क्रंदन की आवाज़ उसके कानों में पड़ी। मुआना मोनू में केकेंदा है। ठीक है। पता नहीं क्या क्या लिखा गया है। यहाँ पे लिखा गया है, मुआना मोनू में केकेंदा है, हेक्टर है। मुआना मोनू में केकेंदा है। वह समझ गई, दवा या ओझा। काफ़ी देर हो चुकी थी। ओह मेरा बेटा गुजर गया। ओह मेरा हेक्टर। ओह मेरा बेटा गुजर गया। ठीक है। तो देखिए, ये यहीं पे एंड होता है। अगर आपको ये सब और आपको पढ़ना है तो आप लोग पढ़ सकते हैं, नहीं पढ़ना है तो मत पढ़िए। और ये सभी बहुत महत्वपूर्ण है। अगर परीक्षा में अच्छा नंबर आता है, ठीक है, अच्छा नंबर लाना है, तो ये सब आपको समझ में रखना है, याद रखना है कि कौन लेखक है और क्या लिखे हैं और कौन सा विधा है। ये सभी तो आप लोग पढ़ लीजिएगा। हमको PDF प्रोवाइड कर देंगे और ये भी आपको याद रखनी है, काव्यखंड से, गद्यखंड से। और ये प्रतिपूर्ति भी आज हमारा समाप्त हो गया। ये देखिए, ये तीनों प्रतिपूर्ति जो आप लोग देख रहे हैं ये भी समाप्त हो गया। ठीक है। तो अगर आप लोग प्लेलिस्ट विजिट करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमको प्रोवाइड कर देंगे, या फिर चैनल के प्लेलिस्ट में भी जाके देख सकते हैं। ठीक है। टेलीग्राम चैनल तैयारी एग्जाम के 12th ग्रुप ज्वाइन नहीं किए तो ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लेलिस्ट विजिट करिए, सारे वीडियो देखिए, आपको एग्जाम में बहुत अच्छा नंबर आएगा। ओके, थैंक यू सो मच।